हेलो फ्रेंड्स, ये 26 अगस्त 2026 का जो करंट अफेयर्स द हिंदू का शॉर्ट नोट्स है। तो सबसे पहला न्यूज है, मॉडर्न स्ट्रगल टू प्रेडिक्ट द मॉनसून रैपिड चेंज। हमारे मॉनसून में जो इतना ज्यादा अलग अलग तरह से बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, उसके मॉडल को वैज्ञानिक जो है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब वैज्ञानिक लोगों के लिए मानसून का जो है पूर्वानुमान या प्रेडिक्शन करना बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। वैज्ञानिक जो है वो एल नीनो या ला नीनो के बारे में तो जो भी प्रिडिक्शन करते हैं वो सही होता है। मतलब 80% तक वो सही हो जाता है और वो बता पाते हैं कि एल नीनो किस साल किस तरह से होगा। जैसे 2026 के लिए उन्होंने एल नीनो के लिए जो भी प्रिडिक्शन किया वो सब कुछ सही, मतलब 80% लगभग जो है वो सही होता है, कभी विफल नहीं होता है उनका पूर्वानुमान। लेकिन एक बार खाली फेल हुआ था 2024 में। लेकिन जो मानसून है, मानसून का जो पूर्वानुमान है वो मतलब क्या होता है, जैसे एल नीनो का मैंने बताया यहाँ पर कि 80% जो है उन्होंने जो भी प्रिडिक्शन किया वो बहुत ही सही, मतलब एक्यूरेट ही होता है। 2024 में खाली एक बार उनका पूर्वानुमान उतना सटीक नहीं बैठा था। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए मानसून का जो पूर्वानुमान लगाना बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। मतलब वो 60% ही उसका अनुमान जो है वो सही लगा पाता है। अब यहाँ पर आपको 60% 80% याद नहीं रखना है, बस ये मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया है कि वैज्ञानिक जो है वो मतलब वर्षा का जो हम लोगों का जो मानसून है, मानसून में क्या होता है, बारिश होता है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होता है, वर्षा बहुत अनियमित होती है, बहुत अनिश्चित होती है, मतलब कितनी मात्रा में होगी, कितना कब कहाँ पर कितना वर्षा होगा, इसका वो बता ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा रैपिड चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से वैज्ञानिक कुछ भी मानसून का पूर्वानुमान लगा नहीं पा रहे। लोकल चेंज मॉडल, मतलब स्थानीय स्तर पर क्या होता है, मॉडल जो है वो वर्षा का बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो गया है कि कब कहाँ कितना ज्यादा बारिश हो, जहाँ बारिश नहीं होनी चाहिए इतना ज्यादा मात्रा में वर्षा हो जाती है कि वहां पर क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। तो उसी की वजह से वैज्ञानिक जो है वो कुछ भी सही समझ नहीं पा रहे। अब आपसे क्वेश्चन में मेंस में भी आ सकता है और ये पीटी में पूछा जा सकता है कि फैक्टर अफेक्टेड द मानसून, क्या क्या फैक्टर जो है मानसून को अफेक्ट करता है, या फिर प्रिडिक्शन में क्या क्या लिमिटेशन होता है हम लोगों का, वर्षा का जो हम लोग मतलब वैज्ञानिक लोग जो पूर्वानुमान नहीं लगा पा रहे, तो उसका क्या क्या लिमिटेशन है या क्या सीमाएं हैं। तो पहला तो यही रहेगा स्टेटमेंट में आपका कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, हम लोगों का क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है, उसी की वजह से वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या मतलब क्या करे, क्या किस तरह क्या मतलब पूर्वानुमान लगाए। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, रेन पैटर्न काफी ज्यादा चेंज हो गया है, तो इसकी वजह से वो वैज्ञानिक जो है वो चीजों को समझ नहीं पाते हैं। देखो क्या होता है ना कि जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो गया, एयर में जो है वो मॉइस्चर कंटेंट होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब एयर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, एयर बहुत ज्यादा होल्ड किए रहता है मॉइस्चर को। अब मॉइस्चर होल्ड करेगा तो क्या होगा, बारिश होगा। ठीक है, तो एक साथ बहुत तेजी से उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा वर्षा होता है, मतलब हेवी रेन हो जाता है। और हेवी रेन होने की वजह से क्या हो रहा है कि बाढ़ आ जा रहा है। ठीक है, तो जैसे अभी असम में हुआ, तो असम में और भी कारण है, लेकिन ये भी एक फैक्टर है। तो ये सब कारण है और वैज्ञानिक इसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मानसून में इतना ज्यादा रैपिड चेंज क्यों हो रहा है। मतलब उसको प्रिडिक्शन करने में साइंटिस्ट लोगों को, जो पूर्वानुमान करने में मानसून का बहुत ज्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि आपका उपाय में क्या किया जा सकता है वे फॉरवर्ड में, कि लोकल डाटा को हम लोगों को कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लोकल डाटा कलेक्ट मतलब स्थानीय स्तर का डाटा हम लोगों को कलेक्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हम लोगों को बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे एआई का यूज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट न्यूज है कि फीड स्टॉक सोर्सिंग इन द नेक्स्ट क्रिटिकल लेवल, मतलब ये जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। सीबीजी मतलब गवर्नमेंट हम लोगों का क्या कर रही है, संपीड़ित जैव गैस कंप्रेस बायोगैस का उत्पादन पे बहुत ज्यादा जोर दे रही है। उसके लिए गवर्नमेंट में योजना भी चलाई है, तो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी कि कौन सी योजना है और वो योजना क्या है, गोवर्धन योजना है वो। तो सबसे पहले आप पहले ये समझ लीजिए कि सीबीजी होता क्या है। सीबीजी मतलब कंप्रेस बायोगैस कैसे उत्पादन किया जाता है और उसका रॉ मटेरियल क्या होता है। तो कंप्रेस बायोगैस का प्रोडक्शन के लिए हम लोगों का जो रॉ मटेरियल होता है वो फीड स्टॉक होता है। फीड स्टॉक का मतलब होता है जैसे प्रेस मड, गन्ना का जो अपशिष्ट होता है, जैसे गन्ने का हम लोग रस निकाल लेते हैं, तो गन्ने का रस निकालने के बाद एक सफेद वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, सॉलिड पार्ट, उसी को बोला जाता है प्रेस मड। कभी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि प्रेस मड क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं वहां पर गन्ना अपशिष्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, धान हुआ, गेहूं हुआ, इसका भूसा होता है। ठीक है, तो धान और गेहूं का भूसा होता है।
इसको भी सीबीजी के फीड स्टॉक के रूप में मतलब रॉ मटेरियल में यूज किया जाता है। उसके बाद फिर पशु का जो अपशिष्ट होता है जैसे गोबर हुआ मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो ये सब क्या होता है रॉ मटेरियल होता है किसका सीबीजी बनाने का जो रॉ मटेरियल होता है यही सब होता है। तो आपसे कभी क्वेश्चन में पूछेगा कि सीबीजी का रॉ मटेरियल क्या होता है, तो वहाँ अगर ऑप्शन में प्रेस मड गन्ना अपशिष्ट धान का गेहूं का भूसी और पशु अपशिष्ट ये सब रहे गोबर रहे तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये फीड स्टॉक तो है लेकिन इसका फिर भी सीबीजी का प्रोडक्शन में हम लोगों को क्या प्रॉब्लम आता है, हम लोग सेल तो बढ़ा सकते हैं बढ़ जाता है लेकिन उसका प्रोडक्शन में अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और क्या क्या प्रॉब्लम आता है जैसे कि प्रॉब्लम क्या है मौसमी उपलब्धता, जैसे अगर जब गेहूं धान उपजेगा या गन्ना जब उपजेगा तभी हम लोगों को उपलब्ध होगा, अगर नहीं उपजेगा तो नहीं उपलब्ध होगा, तो मौसमी उपलब्धता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद दूसरा है परिवहन। जैसे मान लीजिए कि परिवहन में संयंत्र कहीं और स्थापित है, मान लीजिए यहाँ पर इंडिया का इस कोना में संयंत्र स्थापित है और इस कोना में जो है रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वहां से मान लीजिए पश्चिम बंगाल में प्रोडक्शन हो रहा है और संयंत्र जो है आपका मुंबई में स्थापित है, तो पश्चिम बंगाल से मुंबई तक जो है रॉ मटेरियल लाने में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा परिवहन का कॉस्ट पड़ेगा। साथ ही साथ जो मटेरियल हम लोग ढोकर वहां से वहां तक लाएंगे तो उसका जो रॉ मटेरियल का क्वालिटी होगा उसमें नमी वगैरह रहता है, तो वो क्वालिटी मतलब सूख जाएगा, उसके अंदर का जो मतलब नमी है वो खत्म हो जाएगा या खराब होने का संभावना है, तो ये सब है परिवहन का। उसके बाद भंडार, इतना ज्यादा मात्रा में धान और भूसी को कहाँ पर भंडारण किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, तो स्टोरेज का समस्या है। तो मीन्स में कभी क्वेश्चन आता है तो ये छोटा छोटा पॉइंट आप इस तरह से वहां पर लिख सकते हैं। और हम लोग जब भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो हम लोग को इसी तरह से पढ़ना चाहिए कि हम लोगों का मेंस और पीटी दोनों के प्रोस्पेक्टिव से हम लोगों का जो बुलेट पॉइंट है ये यूज हो जाए। तो आप छोटा छोटा इस तरह लिखेंगे तो आपको याद रहेगा और ज्यादा रिवीजन में भी आपको टाइम नहीं लगेगा और इस तरह से आप रिवीजन भी बहुत इजीली कर पाएंगे। तो भंडारण का प्रॉब्लम है, उसके बाद साथ ही साथ रॉ मटेरियल का भी प्रॉब्लम होता है, तो यही सब प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट जो है अब हम मैं तो बताती हूँ कि सीबीजी का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गोवर्धन योजना शुरू किया है। तो गोवर्धन योजना क्या है, एक अम्ब्रेला स्कीम है। ठीक है, गोवर्धन योजना ताकि सीबीजी को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, मतलब ये सब जो वेस्ट प्रोडक्ट है इससे हम लोगों का बायोगैस का उत्पादन किया जा सके। तो अगर क्वेश्चन में पीटी में आपका रहेगा कि क्या है, अम्ब्रेला स्कीम में पहला स्टेटमेंट रह सकता है, जिसके बाद दूसरा क्या है, बायोगैस को बढ़ावा देना। मतलब देखिए जैसे मैंने एक बुलेट पॉइंट पे लिखा है क्वेश्चन में, मतलब हाँ ना करके पूछते हैं तो आपको ये याद रहेगा तो वहां पे आप कर पाएंगे। उसके बाद नेशनल इंटीग्रेटेड बायो एनर्जी योजना है। ठीक है, उसके बाद चौथा स्टेटमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस को स्थिर करना, मतलब प्रशासनिक मूल्य, जैसे कोई भी अपने मन मर्जी हिसाब से सीबीजी को बेचने में उतार चढ़ाव नहीं करे, इसीलिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस को फिक्स कर दिया जाता है कि इतना ही होना चाहिए। उसके बाद अनिवार्य सम्मिश्रण प्रतिबद्धता, मतलब सीबीजी को बनाने के लिए उसमें कितना किस चीज का मिश्रण किस अनुपात में होना चाहिए, जैसे पेट्रोल और इथेनॉल को जो मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग हम लोग करते हैं तो उसके बाद E20 का जो है उत्पादन किया जाता है, तो पेट्रोल का कितना अनुपात होना चाहिए और इथेनॉल का कितना अनुपात होना चाहिए, उस तरह से होता है ना, तभी E20 उत्पादन किया है। उसी तरह से सीबीजी को बनाने में कितना उसका सम्मिश्रण का मिश्रण कितना होना चाहिए यही बताया गया। उसके बाद और क्या क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड कनेक्टिविटी, ये दोनों को जो है वो बढ़ावा मिल सके। ठीक है, गोवर्धन योजना में इसको भी शामिल किया गया कि जो सीबीजी का जो प्रोडक्शन है उसका ढांचा जो है बुनियादी ढांचा का किस तरह से बढ़ावा मिले, ग्रिड कनेक्टिविटी हो। ठीक है, तो उसके बाद फिर सप्लाई चेन है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आपसे गोवर्धन योजना पूछेगा तो उस तरह सा पॉइंट में आप लिख सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ डीआरडीओ मिसाइल सिस्टम, तो डीआरडीओ जितना भी तरह का मिसाइल का टेक्नोलॉजी बनाएगी वो सब अब क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी, ऐसा कहना है रक्षा मंत्री का। प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर देगी, सभी तरह का मिसाइल टेक्नोलॉजी को मतलब ट्रांसफर करेगी। इससे क्या क्या होगा, इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों का दूसरे देशों से आयात को जो है वो निर्भरता हम लोग का रक्षा क्षेत्र में ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है क्वेश्चन में आपसे पीटी में इसी तरह पूछा जाएगा कि आयात निर्भरता को कम करना उद्देश्य है, तो हाँ यही है। उसके बाद
बाद घरेलू विनिर्माण क्षमता को क्या करना है, बढ़ाना है। डोमेस्टिक मतलब हम लोग कैपेसिटी को बढ़ाना है, रक्षा क्षेत्र में हम लोग घर अपने देश के अंदर ही उसका उत्पादन कर सके। साथ ही साथ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई। एमएसएमई को भी अवसर देना, किसमें, प्रौद्योगिकी साझेदारी में, टेक्नोलॉजी का शेयरिंग में एमएसएमई को भी शामिल करना, उनको भी अवसर देना ताकि वो भी कुछ कर सका इस क्षेत्र में, अपना योगदान दे सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमएसएमई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमको को लोगों को देश में, अपने ही देश में डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, उसी के लिए मतलब ये सब योजना है। उसके बाद घरेलू मूल्य संवर्धन का टारगेट हम लोगों को प्राप्त करना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, होम मिनिस्टर ने क्या कहा, हम लोगों का आंतरिक सुरक्षा की नीति को जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो आप इसको पीटी और मेंस दोनों में, मतलब मेंस में भी आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। पीटी में यही रहेगा कि हम लोगों को भू राजनीतिक जो भी उथल पुथल है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ ऊर्जा जो सुरक्षा है, ऊर्जा और सुरक्षा, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ऊर्जा संसाधन का क्या अर्थ सुरक्षा है। उसके बाद आपूर्ति मतलब आपूर्ति श्रृंखला किस तरह का है हम लोग का देश में। जब हम लोग अपना जो है आंतरिक सुरक्षा का नीति बनाते हैं तो इन सब चारों पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। साइबर दुष्प्रभाव क्या है। उसके बाद देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या किया है, हिजाब स्कार्फ, इसको क्या किया है, अनिवार्य धार्मिक मतलब कि नहीं है, मतलब अनिवार्य धार्मिक जो है वो प्रथा नहीं है। और कौन सा केस याद रखिएगा, केस था सिरूर मठ का केस। तो ठीक है, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन रह सकता है, अनिवार्य धार्मिक प्रथा हिजाब और स्कार्फ पहनना नहीं है, किस केस में कहा गया था, तो सिरूर मठ के केस में कहा गया था। पीटी में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन कॉम्बैक्ट क्लाइमेट ट्रेजेटिफिकेशन, ठीक है। इसका 17वां बैठक कहाँ पे हुआ है, मंगोलिया उलानबटार में। हम लोग के देश के जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, वो अभी मतलब कहाँ पे, मंगोलिया उलानबटार में जाकर मतलब क्या बोले, मतलब गए थे। तो 17वां संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम का जो बैठक है, सम्मेलन है 17वां, वो कहाँ पे